नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए कि एक कंपनी ने अपने खातों की जांच के लिए कुछ ऑडिटर्स भेजे और वहां के कर्मचारियों ने उन्हें ही 9 घंटे तक एक कमरे में बंधक बना लिया। अरे, ये तो बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। पर असल में पश्चिम बंगाल के मालदा में ठीक ऐसा ही हुआ है। बस फर्क इतना है कि ये कोई ऑडिटर्स नहीं थे, बल्कि चुनाव आयोग के 7 केंद्रीय न्यायिक अधिकारी थे। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद यही है कि हम इस घटना को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझें। सही कहा। हमें सिर्फ तथ्यों पर बात करनी है कि कैसे एक आम सी मतदाता सूची सुधारने की प्रक्रिया भारत के संघीय ढांचे के लिए कितना बड़ा संवैधानिक संकट बन गई। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल क्यों देना पड़ा? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये न्यायिक अधिकारी वहां कर क्या रहे थे। मतलब वोटर लिस्ट तो आमतौर पे बीएलओ या स्थानीय अधिकारी अपडेट करते हैं ना। सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की। अच्छा, ये एसआईआर क्या होता है? देखिए, जब किसी इलाके की वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होने का शक होता है ना, जैसे फर्जी नाम या मृतकों के नाम, तो चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीधे केंद्रीय न्यायिक अधिकारियों को भेजता है। तो मतलब वे वहां से मृत या फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने गए थे, जिससे आने वाले चुनाव साफ सुथरे हों। बिल्कुल यही उनका काम था। लेकिन एक मिनट, फर्जी नाम हटाना तो एक पारदर्शी प्रक्रिया है ना। तो इसके लिए उन्हें 8 या 9 घंटे तक बंधक बनाए जाने वाली नौबत कैसे आ गई? मतलब भीड़ अचानक इतनी उग्र क्यों हो गई? यहीं पर अफवाहों और गलत सूचनाओं का असली खेल शुरू होता है। मालदर की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत अहम है। ये बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ एक बहुत संवेदनशील इलाका है। अच्छा, तो सीमा के पास होने की वजह से तनाव ज्यादा रहता है। हाँ, और जब इन अधिकारियों ने लोगों से उनके पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज मांगने शुरू किए, तो पूरे इलाके में ये अफवाह फैल गई कि ये वोटर लिस्ट का काम नहीं है, बल्कि NRC लागू करने की तैयारी चल रही है। अरे बाप रे! मतलब लोगों को लगा कि उनकी नागरिकता छिनने वाली है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते वहां पहले से ही डर और अविश्वास का माहौल था, और किसी ने ये गलत सूचना उड़ा दी कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर उन्हें लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। तो सिर्फ इस एक अफवाह ने एक नियमित प्रशासनिक काम को पूरी तरह से सांप्रदायिक और हिंसक रूप दे दिया। जी, और यही सबसे खतरनाक बात है। डर और तनाव था, ये तो समझ आता है, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या? जब वहां राज्य की स्थानीय पुलिस पहले से मौजूद थी, तो भीड़ उन अधिकारियों तक पहुंची कैसे? मतलब क्या पुलिस बस मूक दर्शक बनी रही? यही इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। राज्य पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भीड़ को रोकने या अधिकारियों को सुरक्षित निकालने के लिए तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, और उनकी इसी देरी और विफलता के कारण हालात इतने बेकाबू हो गए कि अंततः उन न्यायिक अधिकारियों की जान बचाने के लिए केंद्रीय बलों को वहां आना पड़ा। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब कोई भी सोचेगा कि अगर चुनाव करवाने वाले अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर सिस्टम पर कौन भरोसा करेगा? एकदम सही बात है। और ठीक इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी खुद से इस मामले में दखल दिया। कोर्ट ने इसे सिर्फ एक हंगामा नहीं माना। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इसे कानून व्यवस्था का पूरी तरह से चरमराना, या जिसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं, वो कहा है। देखिए, राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों की रक्षा करे। हाँ, और जब ऐसा नहीं होता, तो ये तो सीधे तौर पे अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है ना? बिल्कुल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर यह एक बहुत बड़ा प्रहार है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी कर ही दी है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, तो दिमाग में सीधा एक ही सवाल आता है, राष्ट्रपति शासन वाला। हाँ बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि अब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमारा संवैधानिक ढांचा इतना सीधा नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सीमा, या जिसे हम हाई थ्रेशोल्ड कहते हैं, वो बहुत ऊपर रखी गई है। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है कि अगर स्थानीय प्रशासन फेल है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ एक घटना या एक दिन की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगने लगे, तो केंद्र सरकारें अपनी मर्जी से जब चाहें किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त कर देंगी। हाँ, ये तो हमारे संघीय ढांचे को ही खत्म कर देगा। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए ये साबित होना जरूरी है कि राज्य में प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया है। मतलब बार बार होने वाली प्रशासनिक विफलताएं। हाँ, और राज्यपाल की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट चाहिए होती है, जो ये साबित करे कि राज्य का शासन अब संविधान के मुताबिक किसी भी हालत में नहीं चल सकता।
मैं समझ गई। मतलब सिर्फ एक घटना से राज्य सरकार को नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ये घटना एक खतरे की घंटी जरूर है। जी, ये साफ दिखाती है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का राजनीतिकरण कितना खतरनाक हो सकता है। और ये भी कि बिना सही संवाद के हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अफवाहों के सामने कितनी जल्दी बेबस हो सकती हैं। बिल्कुल। अब मालदा में स्थिति भले ही शांत हो गई हो, लेकिन एक बात अभी भी सोचने वाली है। अगर एक अफवाह राज्य की पूरी पुलिस मशीनरी को 8 घंटे तक पंगु बना सकती है, तो कल को चुनाव के दिन क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। हाँ, क्या हमारा सिस्टम भविष्य में ऐसी गलत सूचनाओं से निपटने के लिए वाकई तैयार है? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।